अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मैं हूं सुहेल शहजाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस से। आज हम डीजल जनसेट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। हाउ डज़ आ डीजल जनसेट वर्क। यहाँ पे एक चीज़ बताना ज़रूरी है कि जनसेट हो गया, जनरेटिंग सेट हो गया या जनरेटर, ये सब एक ही नाम है। सो a genset is a combination of prime mover, that is an engine, and an alternator. इसको क्लैरिफाई करते हैं। एन इंजन कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी ऑफ डीजल फ्यूल टू मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी इज़ यूज टू स्पिन द ऑल्टरनेटर रोटर एंड कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। Alternator have two parts, a rotor and a stator. A magnetic field between the rotor and stator creates voltage due to electromagnetic induction. Generator produces a stable electrical current when the voltage on the stator is connected to the load. अब हम इस अगर डायग्राम को देखते हैं तो लेफ़्ट से फ्यूल जो कि डीज़ल फ्यूल की सूरत में और एक केमिकल एनर्जी के तौर पे इंजन में एंटर होता है, जो कि इसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। उसके बाद वो हीट एनर्जी उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है और इंजन अपने शाफ्ट को स्पिन करता है, जिसकी वजह से अल्टरनेटर का रोटर मूव करता है और इस तरह बिजली पैदा होती है। इसको मज़ीद हम डिटेल से आगे चल के डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं मेजर कंपोनेंट्स ऑफ डीजल जनरेटर। नंबर वन इज़ एन इंजन यानी प्राइम मूवर। दिस इज़ अ बैकबोन ऑफ एनी जनरेटिंग सेट। एन इंजन कन्वर्ट केमिकल एनर्जी ऑफ डीजल फ्यूल टू हीट एनर्जी विच इज़ देन कन्वर्टेड टू मैकेनिकल एनर्जी। इंजन जनरेटर में एक रीढ़ की हड्डी की के मानद होता है। इंजन डीजल फ्यूल की केमिकल एनर्जी को पहले हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है और उसके बाद वो उसको मैकेनिकल एनर्जी में तब्दील करता है। इन दिस वे इंजन स्पिन्स ऑल्टरनेटर। इस तरीके से इंजन जो है ना ऑल्टरनेटर को घुमाता है। इंजन कन्वर्ट्स 40% इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम 100% सप्लाइड केमिकल एनर्जी ऑफ डीजल फ्यूल। और इंजन जो है ना सिर्फ 40% इलेक्ट्रिकल एनर्जी हासिल करता है, जबकि उसके लिए हम 100% डीजल फ्यूल की केमिकल एनर्जी देते हैं। रेस्ट ऑफ द केमिकल एनर्जी इज़ वेस्टेड ड्यूरिंग एग्जॉस्ट एंड इंटरनल रेडिएशन प्रोसेस। बाकी जो 60% केमिकल एनर्जी होती है वो एग्जॉस्ट और इंटरनल रेडिएशन प्रोसेस में ज़ाया हो जाती है। एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन इज़ एज अंडर। अब आप देखेंगे जहाँ पे 100% लिखा है, यहाँ पे डीजल फ्यूल एज ए केमिकल एनर्जी 100% सप्लाई होती है इंजन को। उसके बाद 32% एग्जॉस्ट एनर्जी में ज़ाया हो जाती है। 2% रेडिएटर फ़ैन की वहाँ से ज़ाया होती है। इसके अलावा हीट रिजेक्शन प्रोसेस जो कि रेडिएटर में होता है, वहाँ पे 20% लॉस हो जाती है। और एम्बियंट हीट रिजेक्शन एनर्जी जो कि 9% होती है तकरीबन, वहाँ ये ज़ाया हो जाती है। और जो इस इंजन से आउटपुट मिलती है इलेक्ट्रिकल तवानाई की सूरत में, वो सिर्फ 37% होती है। इसको हम राउंड 40% कहते हैं। मेजर कंपोनेंट जो कि डीजल जनरेटर में, उसमें दूसरे नंबर पे एक अहम कंपोनेंट है, उसको फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम कहते हैं। दिस इज़ हार्ट ऑफ एनी जनरेटिंग सेट। ये किसी भी जनरेटर का दिल होता है। फ्यूल इज सप्लाइड बाय फ्यूल इंजेक्शन पम्प इन इंजन विद द हेल्प ऑफ इंजेक्टर एंड फ्यूल लाइन। फ्यूल इंजेक्शन पंप की मदद से इंजन में फ्यूल सप्लाई किया जाता है बज़रिया इंजेक्टर्स और फ्यूल लाइन। एट दिस स्टेज फ्यूल इज इंजेक्टेड बाय फ्यूल इंजेक्शन पंप in the form of powerful gaseous spray to all cylinder at the end of compression stroke.
इस स्टेज में इंजेक्शन पंप जो फ्यूल इंजन में सप्लाई करता है वो एक पावरफुल गैसियस स्प्रे की सूरत में होता है जो कि कंप्रेशन स्ट्रोक के एंड में सप्लाई किया जाता है। Calibration of fuel injection system is become essential when engine consume more diesel than average। फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम की कैलिब्रेशन उस वक्त बहुत ज़रूरी हो जाती है अगर इंजन अपनी फ्यूल कंजम्पशन को बढ़ा दे। उसकी कई वजूहात हो सकती हैं। सबसे पहले तो उस पंप को चेक किया जाता है, मे बी उसकी कैलिब्रेशन होने वाली हो, उसका पंप का रोटर वो सही ना हो, उसको ठीक कर उसकी क्लियरेंस को ठीक करना हो। अदरवाइज़ हम फिर इसको लेबॉर्ट्री में इसको भेज देते हैं और वहाँ पे जाके इसकी कैलिब्रेशन होती है। अगर इससे भी मसला हल ना हो तो फिर दूसरे इंजन में भी मसाइल हो सकते हैं जिसकी वजह से ये ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करता है, जिसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तीसरा मेजर कंपोनेंट जो है वो कूलिंग सिस्टम है। As we know that water is circulated by water body or water pump towards radiator through water jackets mounted on engine block in order to cool down engine temperature। जैसा कि हम जानते हैं कि एक वाटर बॉडी या वाटर पंप दोनों एक ही बात हैं। इस पानी को सर्कुलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है, जो कि पानी को इंजन से वाटर जैकेट के थ्रू सर्कुलेट करवा के रेडिएटर की तरफ भेजता है ताकि जो इंजन से गर्म पानी आए उसको ठंडा किया जाए। रेडिएटर फिन्स help to cool down hot water temperature coming from engine in radiator by forced draft air thrown by radiator fan। रेडिएटर में जो फिन्स होती हैं वो वाटर टेम्परेचर को ठंडा करती है, उस पानी को जो कि इंजन से आता है, और उसको जो हवा लगती है फोर्स ड्राफ्ट पावरफुल उस पर थ्रो होती है, जिसकी वजह से कन्वेक्शन ऑफ हीट की वजह से कुछ टेम्परेचर उसका डाउन होता है। मज़ीद ये रेडिएटर कूलेंट इज़ यूज टू रिड्यूस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। मज़ीद ये कि रेडिएटर का टेम्परेचर हमें 95 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं बढ़ने देना चाहिए और उसके लिए हमें रेडिएटर कूलेंट इस्तेमाल करना चाहिए। कूलिंग सिस्टम में एक तो हमने भी ये वाटर बॉडी वाला पानी के सर्किट को डिस्कस किया, दूसरा ये water leaving from radiator after convection of heat process is also circulated in oil cooler of lubrication system in order to minimize lubricant temperature। इंजन में लूब ऑयल भी मुख्तलिफ मूविंग पार्ट्स को सप्लाई किया जाता है ताकि उसमें फ्रिक्शन लॉस को कम से इफ़ेक्ट को कम से कम किया जाए। और वो जब ऑयल वापस आता है तो एक ऑयल कूलर में से गुज़रता है जिसको ठंडा करने के लिए कुछ ट्यूब वाटर की होती हैं इसमें और दूसरी ऑयल की, और ये क्रॉस फ्लो भी हो सकता है, पैरेलल फ्लो भी हो सकता है, काउंटर फ्लो भी होता है। बेसिकली हीट एक्सचेंजर है और इस लूब ऑयल का टेम्परेचर को कम करने में मदद देता है। Beside this, it's also cool down temperature of intake air so that more heavy air could be entered in the engine, which increases efficiency of engine। Major component of diesel generator में चौथा पार्ट जो है वो है कंपोनेंट जो है वो है एग्जॉस्ट सिस्टम। The purpose of exhaust system is to discharge the smoke or odor to a certain height which are emitted from combustion chamber of engine after burning of fuel। एग्जॉस्ट सिस्टम लगाने का मकसद ये है कि वो उस स्मोक को इंजन के कंबस्शन चैम्बर से रिमूव करे या एमिट करे जो कि फ्यूल के बर्न होने के बाद हासिल होती है, और इसको एक सर्टेन हाइट पे इसको डिस्चार्ज करें। A suitable cylinder compatible with the exhaust pipe is used to reduce noise। और एक सूटेबल साइलेंसर
जो कि एग्ज़ॉस्ट पाइप से कंपैटिबल होता है, इस्तेमाल होता है ताकि इस शोर को या इस आवाज़ को कम किया जाए। एग्ज़ॉस्ट सिस्टम मफलर बिलो बेलोज़ फ्लैंजेस एल्बो इनर एंड एग्ज़ॉस्ट पाइप। एग्ज़ॉस्ट सिस्टम में जो कि चीज़ें शामिल हैं उसमें मफलर भी होता है, बेलोज़ भी होती हैं, फ्लैंजेस भी होती हैं, एल्बोज़, इनर लाइनिंग एंड एग्ज़ॉस्ट पाइप। इसमें जो अहम चीज़ ये है कि लॉन्गर एग्जॉस्ट पाइप आर अन अवेलेबिलिटी ऑफ मोर बेंड्स कैन बी क्रिएट बैक प्रेशर प्रॉब्लम इन जेनसेट विच कैन काज हॉर्स पावर लॉसेस एंड टेम्परेचर इंक्रीज। जब हमने ये एग्जॉस्ट सिस्टम में पाइप लगाना होता है तो उसको कोशिश की जाए कि कम से कम उसकी लेंथ हो और कम से कम उसमें बेंड्स हों। अदरवाइज़ ये होगा कि ज़्यादा लंबाई और ज़्यादा बेंड्स की वजह से इंजन में बैक प्रेशर पैदा होता है, जिसकी वजह से इंजन की हार्स पावर लॉस होती है और टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। ये आप देखिए एग्ज़ॉस्ट सिस्टम है, ये इंजन हेड के साथ ब्लॉक के करीब से ये एग्ज़ॉस्ट इसकी जो ये मैनिफोल्ड है जो कि बाद में कनेक्टेड है एक पाइप से, दूसरी सब देखिएगा इसी तरह ही सेम, और ये जाके सलेंसर से बाहर इसको एमिट कर देते हैं। पांचवा सबसे अहम कंपोनेंट जो इसमें है वो है लुब्रिकेशन सिस्टम। ऑयल ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम डिलीवर्स लूब ऑयल टू मूविंग एंड मैटिंग पार्ट्स ऑफ इंजन। लुब्रिकेशन सिस्टम एक ऑयल पम्प होता है जो कि मूविंग और मैटिंग पार्ट्स को ऑयल फ्राहम करता है। इट्स मेन फंक्शन इज़ टू प्रोवाइड अ फिल्म ऑफ लूप बिटवीन ऑयल बिटवीन द मूविंग पार्ट्स। इसका मेन मकसद ये है कि ये जो मूविंग पार्ट्स के दरमियान एक फ़िल्म प्रोवाइड करता है ताकि दोनों पार्ट्स के दौरान जो फ्रिक्शन होती है उसके इफ़ेक्ट को कम से कम चिकनाई की वजह से कर सके। ऑयल ऑयल फिल्म रिड्यूसेस फ्रिक्शन वियर एंड टियर दैट इज़ इरोजन एंड हीटिंग इफेक्ट ड्यू टू फ्रिक्शन। जैसा कि भी पहले बयान किया है कि ऑयल फिल्म फ्रिक्शन को कम करती है, वियर टियर घसाव को कम करती है, और जो कि फ्रिक्शन की वजह से हीटिंग इफेक्ट होता है उसको भी कम करती है। इफ़ ऑयल प्रेशर ऑफ इंजन अप टू 1000 kVA इज़ अराउंड 4 बार, अगर आप ये देखते हैं कंट्रोल पैनल में इसकी रीडिंग ये है ऑयल प्रेशर की 4 बार, देन वी कैन से दैट इंजन कंडीशन इज़ गुड। हम ये कह सकते हैं कि इंजन की कंडीशन बहुत अच्छी है। ऑयल पंप इज़ सप्लाइंग ऑयल टू ऑल मूविंग पार्ट्स एफिशिएंटली, और जो ऑयल पंप है वो पूरे पार्ट्स को बड़े अच्छे एहसन तरीके से ऑयल फ्राहम कर रहा है। इफ़ इट इज़ लेस दैन 2 बार, अगर ये 2 बार से कम हो जाता है, इरोडेड रिंग पिस्टन स्लीव्स इनटेक एग्जॉस्ट वाल्व ईटीसी along with लाइट वर्क्स विल बी रिक्वायर्ड। अगर इसका प्रेशर 2 बार से कम हो जाता है तो इरोडेड रिंग पिस्टन स्लीव्स इनटेक एग्जॉस्ट वाल्व इनका मेंटेनेंस का वर्क निकल आता है। हमें यहाँ तो रिंग पिस्टन चेंज करने पड़ेंगे, स्लीव्स हमें नई लगा के करके उसमें रिंग पिस्टन के हिसाब से उसको बोर किया जाएगा। इनटेक एग्जॉस्ट वाल्व जो है उसकी सीट्स उसकी गाइड्स वो सबको देखा जाएगा या उनको चेंज कर दिया जाएगा, और इसके अलावा और लाइट वर्क्स जो कि इससे मुतल्लिका है वो भी किए जा सकते हैं। इन दिस केस इंजन विल कंज्यूम लूब ऑयल अर्ली देन ऑयल चेंज फ्रीक्वेंसी। इस सूरत में ये होगा कि जो इंजन है ना वो लूब ऑयल बहुत जल्दी कंज्यूम कर लेगा और उसका लेवल कम हो जाएगा। मेजर ओवरहालिंग आर टॉप एंड वर्क विल बी रिक्वायर्ड। इस सूरत में मेजर ओवरहालिंग या टॉप एंड वर्क भी रिक्वायर्ड हो सकता है। ऑयल चेंज फ्रीक्वेंसी विल बी एड्रेस सेपरेटली। नॉर्मली ये होता है कि जो ऑयल चेंज होता है अप टू 200 kVA जनसेट तक इन आइडियल कंडीशन इज 200 आवर्स और 6 months विच एवर कम फर्स्ट इन आइडियल कंडीशन।
अगर ये इससे पहले इंजन कंज्यूम करना जाए शुरू हो जाए ऑयल, तो फिर हमें इसके ये सारे मामलात देखने पड़ेंगे। छठा अहम कंपोनेंट जो है वो है ऑल्टरनेटर। The rotary mechanical energy supplied by the diesel engine is used to spin the alternator rotor. An alternator have two parts, rotor, stator. इसमें एक एक्साइटर भी होता है जिसको हम बाद में इन डिटेल किसी सेकंड स्टेज में इसको डिस्कस करेंगे किस तरह ये वर्क करता है। एंड मैग्नेटिक A magnetic field between the rotor and stator create voltage when rotor spins due to electromagnetic induction. Generator produces a stable electrical current when the voltage on the stator connects to load. अभी आप फोटो में देखें इसमें कि ये ऑल्टरनेटर है, इसके लेफ्ट में इंजन है, इसके बाद ये इससे कनेक्टेड है और यहाँ पे कपलिंग प्लेट है। ऑल्टरनेटर को अंदर एक आपको रोटर मिलेगा जो कि शाफ्ट के साथ माउंटेड होता है, और स्टेटर जो कि जिस पे वाइंडिंग होती है वो स्टेशनरी पार्ट होता है, और एक्साइटर है जो कि उसके वोल्टेज को बैलेंस कर रहा होता है। मेजर कंपोनेंट में से एक सातवां कंपोनेंट जो है वो है कैनोपी। इट इज़ अ होम ऑफ जेनसेट विच प्रोटेक्ट्स इट्स कंपोनेंट फ्रॉम आउटसाइड डस्ट एंड वेदर विथ अ प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम। ये किसी भी जनरेटर का घर होता है जो कि उसके अंदरूनी कंपोनेंट को डस्ट और वेदर से महफूज रखता है और प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम मुहैया करता है। होता ये कि जब जेनसेट ये ऑपरेट होता है तो रेडिएटर फ़ैन हीट को सक करने के लिए चल रहा होता था। एक साइड से इसका ड्राफ्ट बनता है एयर का जो कि ऑल्टरनेटर इंजन से होते हुए रेडिएटर फ़ैन के थ्रू बाहर निकल जाता है और इस तरह ये जेनसेट के टेम्परेचर को कम रखता है। इसके अलावा जो अच्छी कनोपी डिज़ाइन होती है साउंड प्रूफ, उसका साउंड लेवल 90 डेसिबल होना चाहिए। देयर आर सेवरल काइंड ऑफ कैनोपी अवेलेबल इन द मार्केट सच एज़ वाटरप्रूफ, नॉइज़ और साउंड प्रूफ, रस्ट प्रूफ वगैरह वगैरह। आठवां मेजर कंपोनेंट जो है जेनसेट का वो होता है कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल इज़ अ ब्रेन ऑफ एनी जेनसेट। ये किसी भी जनरेटर का दिमाग होता है विच डिस्प्लेज एंड कंट्रोल इंजन सेफ्टीज़, जो कि इंजन सेफ्टीज़ को कंट्रोल करता है और उसको डिस्प्ले भी करता है। इन सेफ्टीज़ में हमारी वाटर टेम्परेचर की भी होती है, ऑयल प्रेशर की भी होती है वगैरह वगैरह, एंड अदर रनिंग पैरामीटर लाइक वोल्टेज, करंट, फ्रिक्वेंसी थ्रू गेजेस, कंट्रोल एंड मीटर्स। और कंट्रोल पैनल दूसरे रनिंग पैरामीटर्स जो इंजन के होते हैं जिसमें वोल्टेज, करंट, फ्रीक्वेंसी वगैरह भी कंट्रोलर्स और गेजेस के थ्रू कंट्रोल करता है। कंट्रोल पैनल में दो मेजर कंपोनेंट होते हैं। एक उसके अंदर कंट्रोल मॉड्यूल होता है जो कि इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, सेफ्टीज़ को और पैरामीटर्स को, और एक एवीआर होता है जो कि फ्रीक्वेंसी वगैरह को और वोल्टेज को रेगुलेट करने में मदद देता है। एवीआर स्टैंड फॉर ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर। आखिर में हम जनरेटर पार्ट्स का विज़िट करते हैं। आप राइट पे देखिएगा ये रेडिएटर है और इसके बाद आगे आपको इंजन लगा हुआ नज़र आएगा। इंजन के साथ आप देखेंगे टर्बो चार्जर है, टर्बो चार्जर के साथ आपको एयर फिल्टर नज़र आएगा और यहाँ पे आपको अल्टरनेटर नज़र आएगा। ये साथ में आपको बैटरी नज़र आ रही है और बैटरी के साथ आप नीचे देखेंगे बेस फ्रेम है और इसमें ही ऑयल चैम्बर भी है ये। और लेफ़्ट पे अगर हम नज़र दौड़ाएंगे तो हमें एक कंट्रोल पैनल नज़र आएगा। और टर्बो चार्जर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि टर्बो चार्जर नॉर्मली 35 kVA जनसेट के बाद यूज़ किया जाता है। शुरू में हमने डिस्कस किया था कि
40% हमें एनर्जी हासिल होती है 100% केमिकल एनर्जी सप्लाई करने से। तो बाकी चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए हम इसमें कंप्रेशन इग्निशन के रेशो को बढ़ाने के लिए टर्बो चार्जर लगा देते हैं, लेकिन ये 35 kV से ऊपर होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और बेल बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ये पार्ट 1 है जनसेट का। इसमें हमने इसके बेसिक प्रिंसिपल और कंपोनेंट और इसके फंक्शन को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आगे हम पार्ट 2 में ऑयल चेंज, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो कि उसका हिस्सा है उसको डिस्कस करेंगे, करेक्टिव मेंटेनेंस को करेंगे। इसके अलावा टॉप एंड की कब रिक्वायरमेंट होती है, मेजर ओवरहालिंग की कब होती है, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो आप इस चैनल को देखना मत भूलिएगा। अब मैं इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़।